दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 17 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कौन सी कंट्री है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आपने अगर MM Academy ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स का कंप्लीटली अवेलेबल है। यहाँ पर ज्योग्राफी का कोर्स जो है वो चल रहा है और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं। इकोनॉमी का कोर्स है, एनवायरमेंट का कोर्स है, सभी कोर्सेस अभी आपको आने वाले हैं। आप MM Academy ऐप डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपको हर सेक्शन में जाने के बाद कुछ डेमो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप डेमो लेक्चर्स देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार अगर आपने डेमो लेक्चर्स देख लिए उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेने से नहीं रोक पाओगे। आपको प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में आपको अपग्रेड टू प्रो नज़र आएगा। अपग्रेड टू प्रो पर आप क्लिक करोगे तो आपको वेरियस प्लान्स जो है वो दिखाई देंगे। और एक बार अगर आप कोई प्लान ले लेते हो तो आप जितने भी वीडियोस ऐप पर अवेलेबल है और जो आने वाले हैं वो सभी वीडियोस आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, एक ही सब्सक्रिप्शन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी वीडियोस के लिए। और इतने कम प्राइजेस में आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है। इसलिए जल्द से जल्द जाइए, MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पार्लियामेंट मिलता कैसे है, मीट कब होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट UPSC एग्जाम में इसी पर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो इसीलिए इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ यहाँ पर शेतकरी संगठना जो है जिसने यहाँ पर फार्म लॉ को बैक किया है, सपोर्ट किया है, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जब हम आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज पर आते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रन वेट इसके बारे में बात की गई है। देखिए क्या है, हमारे यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, वो काफ़ी कम मिल रहा है। तो इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और ख़ासकर अब जब स्कूल जो है वो बंद थे तो मिड डे मील जो है ये भी हमें कम देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसके बारे में आर्टिकल में बात की गई है। ये वाला आर्टिकल हमें, ये आर्टिकल उसी के साथ ये वाला आर्टिकल दोनों की याद दिलाता है। ऐसा नहीं कि दोनों में सारी की सारी सेम चीज़ें दी गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन हमें देखने को मिल रही है द हिंदू भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस आर्टिकल को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर अगेन न्यू फार्म लॉ जो है उसके बारे में बात की गई है कि यहाँ पर नए फार्म लॉ जो है, PDS सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसको यहाँ पर बंद गिरा देगा। कुछ बोलते हैं MSP जो है उसको बंद गिरा देगा। देखिए ये सारी जो चीज़ें चल रही है, ये सारी चीज़ें मतलब देखिए आप, सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि हम MSP जो उसको रिटर्न में देने के लिए तैयार है। और अगर आप देखोगे जो फार्म लॉ में चीज़ें लाई गई है, जो लॉ में तब्दील की गई है, वो ऑलरेडी काफ़ी सारी जगहों पर चल रहा है, काफ़ी सारे राज्यों में चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ इसको एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में लाने की वजह से इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही है। और इतने सारे एडिटोरियल, आप सोचिए कि ये जो एडिटोरियल इतने सारे यहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग, मतलब द हिंदू में बोलिए, इंडियन एक्सप्रेस में बोलिए, ये अगर एडिटोरियल के बजाय कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमको देते तो फिर हमारे एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाती। लेकिन इसकी वजह से कंटिन्यूसली एडिटोरियल्स चल रहे हैं, लेकिन इतना नहीं समझ में आ रहा है कि अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी ये जो लॉज है, जो प्रोविजन इसमें दिए गए हैं, जो प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ऑलरेडी सभी जगहों पर चल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑथराइज तरीके से लॉ लाया गया है। अब इसमें अगर हम कंसिडर करेंगे, गवर्नमेंट ने तो बोला है MSP का सबसे बड़ा मुद्दा था। अब MSP का जब सबसे बड़ा मुद्दा था कि हाँ हम यहाँ पर MSP चली जाएगी, तो गवर्नमेंट बोल रही है हम रिटर्न में देने के लिए तैयार है कि MSP जो है वो रहेगी। तो फिर इतने सारी जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, ये इतनी कंट्रोवर्सीज जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। खैर, तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। इरिटेशन इसलिए होती है कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक आर्टिकल जो है वेस्ट चला जाता है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फिर से वो लव जिहाद को भी इतना ज़्यादा यहाँ पर दे दिया गया है कि मतलब समझ लो कि अब हो ही गया हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रहा है कि जो लव जिहाद है इसकी वजह से जो एक्चुअल में शादी करना चाह रहे हैं, मतलब जो माँ बाप है, उनको ज़्यादा पावर जो है वो मिल रही है। मतलब समझ लीजिए एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है। अब यहाँ पर ये इंटर रिलीजन अगर मैरिज कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या, अगर दोनों अपने सहमति से भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को ज़्यादा एक वेटेज मिल जाता है कि हाँ ये तो लव जिहाद है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
खैर, तो यहाँ पर जब हम द हिंदू देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर डिस्करेजिंग नंबर जो है कायमे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसमें यहाँ पर पाए गए हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो डेथ टोल जो है, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो निकल कर आता है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो आया, जिसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो हमें देखने को मिला है। टेक्निकल रिसेशन चला गया है। रिसेशन मतलब क्या है कि कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स में अगर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट आती है तो उससे हम कहते हैं कि रिसेशन आ गया है। अब रिसेशन आया जिसकी वजह से फूड कंजम्पशन, लॉकडाउन, ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो गई, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 2019-20 का, ये यहाँ पर निकाला गया। अब इसके तहत हमें देखने को मिल रहा है कि जो स्टेट्स है, अलग अलग राज्य है, बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पर हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। मतलब जो चाइल्ड का न्यूट्रिशन है वो यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ हमें देखने को मिला है। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली है। क्लियर है? तो इसी बारे में यहाँ पर बात जो है वो की गई है। खैर, हमने लास्ट लेक्चर में, कल के भी लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में देखा था। यहाँ पर बात की जा रही है प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट के बारे में। अब देखिए, प्राइवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट है, राइट। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एड्रेस को, आपका जो एड्रेस होता है उसको पब्लिकली देना, क्या ये आपके राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है ना। इसलिए इसे इश्यूज जो है वो रेस किए गए थे। रिसेंट बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि जो एड्रेस है वो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन अप्लीकेंट के वेबसाइट से निकाल दिए जाए, टेक डाउन कर दिए जाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिविस्ट होते हैं, क्या होता है कि उनकी हत्या कर दी जाती है ना, तो यहाँ पर टेक डाउन कर दिए जाए। इससे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निकलती है। मतलब क्या है, जो टेलीफोन है, डिक्शनरीज है ना, ये सारी जो एड्रेस है उसके साथ सारी चीज़ें दी जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली पूरा डिटेल में जाने के बजाय आपको यहाँ पर क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो एड्रेस है, जो फ़ोन नंबर है, ये जो इजीली मिल जाते हैं, क्या ये भी राइट टू प्राइवेसी के चलते यहाँ पर स्टोर किए जाने चाहिए, सिक्योर्ड किए जाने चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हो, क्योंकि क्या है, ये एथिक्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है ना। नेक्स्ट यहाँ पर मिलियन रीजन्स टू मार्च, फिर से वही फार्मर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला जो है आर्टिकल WTO के बारे में बात कर रहा है, तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे, खासकर जो WTO है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर आ रहा है लॉन्ग रोड टू फूड सिक्योरिटी। अगेन वही जो माल न्यूट्रिशन है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए एक एक करके आर्टिकल को निपटाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं प्रवचन किस तरीके से बढ़ता है। तो यहाँ पर मेनी चैलेंजेस फॉर WTO के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। GS पेपर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टाइम 25 ईयर्स हिस्ट्री में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विमेन के द्वारा लीड किया जाने वाला है। दोनों कंटेंडिंग कैंडिडेट जो है फॉर डायरेक्टर जनरल, ठीक है, DG जो है ये पोस्ट के लिए विमेन ही है। मतलब जो महिला है वो यहाँ पर DG बनने वाली है, मतलब यहाँ पर जो अच्छी पोजीशन है वो हैंडल करने वाली है। फ्रॉम नाइजेरिया एंड साउथ कोरिया ये हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए, DG का जो जॉब होता है काफ़ी प्रेस्टिजियस है ना। इसमें यहाँ पर निगोसिएशन स्किल्स, बैलेंसिंग पावर, है ना, वेरिड इंटरेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पर चाहिए होता है। मतलब बेसिकली एक विजन जो है वो यहाँ पर चाहिए रहेगा, मल्टीलैटरल अप्रोच जो है वो चाहिए रहेगा, तब जाकर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम जो हमारी ड्यूटी है वो निभा सकते हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर आता है WTO के बारे में। आप बाकी जो यहाँ पर प्रवचन है वो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ से निकल कर आती है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इस पर से आपको सीधे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो ट्रेड्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, उसके बारे में रूल जो है वो यहाँ पर बनाती है। मतलब कैसे निगोशिएट करना है, साइन करना है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स, इराक, ईरान, भूटान, लीबिया, इस तरीके हमें देखने को मिलते हैं। गोल्स अगर हम देखते हैं WTO के, WTO ग्लोबल सिस्टम जो है ट्रेड बैरियर को लोअर करता है निगोसिएशंस के थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू, है ना। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर USA है, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर USA ने कुछ गलत तरीके से, क्या होता है कि हम सब बोलते हैं कि सीधा चाइना का माल जो है हम बैन क्यों नहीं कर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर WTO जो है वो हरकत में आ जाएगा। अगर हमने सीधा बैन कर दिया विदाउट एनी रीज़न। हम बैन कब कर सकते हैं कि अगर हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा है, अगर हमने कोई इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ही भयानक तरीके की लगा दी, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं।
तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो होता है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने तो इसको भी बोल दिया था कि यार ये तो इसकी कोई लायक ही नहीं है करके, है ना, ऐसा भी हो गया था। रिजल्ट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर रिड्यूस करना, जो फिनिश्ड गुड्स है उसके प्राइसेस रिड्यूस करना, ये सारी चीज़ें। ये जो WTO सिस्टम है ये दो तरीके से डील करती है। बाय टॉकिंग, मतलब कंट्री जो निगोशिएट करती है और जो सबको एक्सेप्टेबल हो वो लगती है। फिर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो वो भी यहाँ पर वो सेटल करती है। WTO इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट को स्टिमुलेट करती है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली उसको यहाँ पर कट डाउन करती है। गुड गवर्नेंस को एनकरेज करती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कंट्रीज़ को डेवलप होने में हेल्प करती है, क्योंकि क्या है कंट्रीज़ जो है उनको ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इसीलिए क्या है कि ग्लोबली यहाँ पर अपना माल जो है वो सप्लाई करना ज़रूरी होता है। तो जब आप सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर कोई भी आपको रुकावट ना आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी आप पर जो ड्यूटीज़ है वो ना लगाया जाए, अननेसेसरी आपके जो प्रोडक्ट्स है उसको बैन ना किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। WTO यहाँ पर वीक को स्ट्रॉन्ग वॉइस दे सकता है, मतलब जो छोटी कंट्रीज है, स्मॉल कंट्रीज है, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती है, उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद करती है। उसी के साथ एनवायरमेंट एंड हेल्थ जो है उसको भी यहाँ पर हेल्प करना, है ना, पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, ये सारी चीज़ें हमें WTO की देखने को मिलती है। WTO का मेंस में आने का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। अब अगर कोई डिस्प्यूट्स आते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिससे कि यहाँ पर डिस्प्यूट जो WTO मेंबर्स के अंदर होते हैं उसको यहाँ पर हम कर सकते हैं, है ना। उसी के साथ यहाँ पर क्या है, ऑथोराइज टू स्टैब्लिश डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल्स। फिर यहाँ पर मैटर जो है आर्बिट्रेशन को देना, यहाँ पर एपिलेट बॉडी, यहाँ पर जो एप्ट्रेशन होता है रिपोर्ट वो सब मेंटेन करना, सर्विलेंस यहाँ पर लेकर आना, और यहाँ पर कंसेशन जो होता है, नॉन कंप्लायंस जो चीज़ें होती है उसको यहाँ पर ख़त्म कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पर WTO इंडिया अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्प्यूट का देख लिया, अगर हम WTO इंडिया देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे पहले एपिलेट बॉडी भी हमें देखने को मिलती है। एपिलेट बॉडी जो एस्टैब्लिश हुई थी 1995 आर्टिकल 17 जो है उसके तहत, तो ये एक चीज़, एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसी के साथ क्या होता है कि कोई भी मतलब एपिलेट बॉडी जो है वो यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इंडिया के साथ अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो है, जैसे आप सभी को पता है, पहले GATT था, उसके बाद ये WTO जो है उसमें यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर रहा है, फाउंडर रहा है। उसी के साथ साथ इंडिया अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर काम कर रहा है, काफ़ी इंटरेक्टिव तरीके से काम कर रहा है ना। और उसी के साथ इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको सॉल्व करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अगर देखोगे ग्लोबली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अभी प्ले कर रहा है। इससे इसके डिप्लोमेटिक टाइज, अभी अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप चला गया है, बिडेन आ गया है, तो उस सिलसिले में यहाँ पर WTO जो है फिर से यहाँ पर रिफाइन किया जाएगा। और ऐसे सिनारियों में जहाँ इंडिया भी बोलता है कि ये एक टूथलेस टाइगर की तरह काम नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में जो चीज़ें है उसकी तरह काम करना चाहिए, तो यहाँ पर ये निकल कर बाहर आ सकता है। क्लियर है। अब देखिए कोविड-19 क्राइसिस जो इसने रिवेल किया है अर्जेंट और एंड्यूरिंग नीड कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन ले, कोलैबोरेशन ले, क्योंकि कोई भी कंट्री अकेली यहाँ पर पेंडेमिक से फाइट नहीं कर पाई, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो DG यहाँ पर बनेंगे वो यहाँ पर क्लियर डायरेक्शन जो है उनके पास रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ सप्लाई चेन जो है उसको फ्री एंड ओपन रखना चाहिए। जैसे कुछ कंट्रीज़ है, जैसे कि USA है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ला रहे हैं, चाइना जो है वो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्लोबलाइजेशन पर ही हमने यहाँ पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है पार्लियामेंट जो है मीट कैसे होती है, GS2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और UPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस पर आया भी था। हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 3 लोग होते हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। तीसरा क्या है, प्रेसिडेंट, है ना। अब कोई भी अगर लॉ लाना है तो सबसे पहले क्या होता है, बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी एक हाउस में, फिर यहाँ से वो पास हो गया जाता है दूसरे हाउस में, फिर यहाँ से भी पास हो गया, फिर जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, फिर तब जाकर वो एक लॉ में तब्दील हो जाता है। अब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो उस टाइम पर क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस जो है वो ला सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि पार्लियामेंट कब मिल सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो एक जो मतलब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पार्लियामेंट्री अफेयर के, प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आई है कि विंटर सेशन जो है वो यहाँ पर हेल्ड नहीं किया जाने वाला है कोविड की वजह से। तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि अपोजिशन जो है उनका बोलना है कि हमने कुछ दिन का तो भी पार्लियामेंट सेशन लेना चाहिए, जिससे कि जो फार्म बिल है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेंडेमिक की वजह से हम नहीं लेंगे, सीधा बजट सेशन जो है वही यहाँ पर लिया जाएगा।
सेशन कौन से होते हैं? बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन हमें देखने को मिलता है। बजट सेशन अगर आप देखोगे जैन से अप्रैल तक, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो 1 फेब को है ना, ये हमारा मतलब जो बजट है वो अभी लाया जाता है, तो इसलिए क्या है जैन 31 जैन को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बजट जो है वो आता है, उसमें बजट सेशन। मॉनसून सेशन आता है जो जुलाई टू सितंबर कंडक्ट किया जाता है, इसमें जो मैटर्स होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के वो डिस्कस किया जाता है। विंटर सेशन अगर आप देखोगे दिसंबर मतलब नवंबर दिसंबर आप समझ लीजिए, उस दौरान यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, खासकर नवंबर दिसंबर इस दौरान हमें देखने को मिलता है। शॉर्टेस्ट सेशन जो है विंटर सेशन होता है, खासकर 1 ही महीने का होता है, ठीक है, 1 या 2 महीने का ही होता है। तो इस तरीके से हमें सेशन देखने को मिलता है और विंटर सेशन जो है वो नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है किस तरीके से यहाँ पर सेशन कौन कंडक्ट करवाता है, कैसे आते हैं, किसके बोलने पर आता है, ये सारी चीज़ें। अब जो यहाँ पर पावर है सेशंस को कन्वीन करने का पार्लियामेंट का, वो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर है। किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ये आप मत पढ़िएगा, यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रपति बोल रहे हैं, खासकर जो यूपी एस्पिरेंट है वो यहाँ पर मत पढ़िएगा, क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रपति जो है वो करते हैं, ठीक है। खैर, यहाँ पर डिसीजन जो है वो लिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। करंटली यहाँ पर 9 मिनिस्टर जो है वो है, डिफेंस बोलिए, होम बोलिए, फाइनेंस बोलिए, लॉ बोलिए। डिसीजन जो होता है कमेटी का फॉर्मलाइज किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि हमें पता है जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअल में समन करते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्रेसिडेंट है वो करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो तो कैबिनेट के डिसीजन पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या कैबिनेट जो है वो बताएंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर यहाँ पर करेंगे कब यहाँ पर हमें मिलना है। अब यहाँ पर समनिंग जो होता है पार्लियामेंट का स्पेसिफाइड किया गया आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अब लाइक मेनी अदर आर्टिकल्स, ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इस पर बेस्ड है। अब प्रोविजन जो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर ये समन करेगा टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। क्या बोला गया यहाँ पर? एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। नॉट मोर देन 12 मंथ जो है वो लैप्स नहीं होना चाहिए 2 मंथ में। लेकिन जो अंबेडकर साहब है उन्होंने ये जो गैप है इसको रिड्यूस कर दिया टू 6 मंथ्स। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब बहुत सारे जो डिबेट हुई थी उसमें बहुत सारे सवाल भी निकल कर आए थे कि नंबर ऑफ सेशन जो है एक साल में वो कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ डेज जो है सिटिंग के वो कितने होने चाहिए, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको कन्वीन करने का पावर जो है वो किसके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे फर्स्ट इसमें भी कोई फिक्स नहीं किया गया कितने सेशन होंगे, हो सकता है कि 4 ये तो हमने कन्वेंशन बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ पर 3 सेशन हो रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 2 सेशन जो है उसका ही यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। और मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 एक साल में होने ही चाहिए, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। नंबर ऑफ डेज जो है सिटिंग पार्लियामेंट का ये भी डिस्क्राइब नहीं किया गया कितने दिन बैठना है। कहीं कोई सेशन में तो सिर्फ 43 डेज जो है उतने ही बैठा हुआ है, कोई इसमें 120 डेज भी हो गए, तो ऐसे हमें देखने को मिला है। कौन करेगा यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलता है। मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो है वो करेंगे, लेकिन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो अब वो कौन करेगा वो डिसाइड करने का ये है। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे के.टी. शाह जो है फ्रॉम बिहार, ये ओपिनियन में देखिए पार्लियामेंट जो है वो थ्रू आउट द ईयर बैठना चाहिए और कुछ बीच में ब्रेक्स होने चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर पार्लियामेंट जो चल रहा है। कुछ लोगों का ये बोलना था पार्लियामेंट जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बैठना चाहिए, जैसे ब्रिटिश अमेरिकन लेजिस्लेचर होता है ना, 100 डेज इन अ ईयर। और प्रोफेसर शाह जो है उनको ये भी चाहिए था प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है दोनों हाउसेस का वो एम्पावर्ड रहना चाहिए कि पार्लियामेंट को कन्वीन करने के। ये जो सजेशंस एक्सेप्ट नहीं किए गए थे अंबेडकर साहब के द्वारा। अब इस साल अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट जो है 33 डेज के लिए मीट हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे फ्यूअर 50 डेज 2008 में व्हेन इट वेड मेट 46 डेज। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मतलब कोई भी यहाँ पर स्ट्रिक्टली चीज़ें नहीं दी गई है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो आपको सही तरीके से अप्रोच करके समझ के आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं शेतकरी संगठना। शेतकरी संगठना क्या है? जो यहाँ पर फार्म लॉस को बैक कर रही है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मंडे को कुछ फार्मर्स यूनियन जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर से मिली, जिन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो दिया है फार्म लॉ को। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये एक संगठना हमें देखने को मिल रही है जो सपोर्ट कर रही है, और ये संगठन का नाम है शेतकरी संगठना। महाराष्ट्र बेस्ड यूनियन है। ये फाउंड की गई थी लेजेंडरी फार्म लीडर शरद जोशी के द्वारा।
अब यहाँ पर शरद जोशी जो है उनके बारे में अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है डायरेक्टली आपको पर्सनैलिटी पहचानो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये फार्मर्स की इशू लेने से पहले इन्होंने इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, वर्क किया था इन्होंने फॉर यूनाइटेड नेशन स्विट्जरलैंड में। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक लैंड जो है, ज़मीन जो है वो परचेस कर ली, ठीक है, चक्कन खेड़ तालुका पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और फिर वो फुल टाइम फार्मर जो है वो बन गए थे। 1979 में उन्होंने फार्मर की ग्रुप को लीड किया और पुणे नासिक हाईवे जो उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ओनियन जो उसके हायर प्राइजेस देखने को मिल रहे थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है भारत के, मतलब रूरल इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर ये सोचा, उनका यहाँ पर ये बिलीफ था कि जब तक हम यहाँ पर फोर्सफुली इंडिया को नहीं बताते हैं, फोर्सफुली मुद्दों को रेज नहीं करते हैं, तब तक फार्मर जो है उनको जस्टिस नहीं मिल सकता है। उनके जो एगिटेशंस थे, इसीलिए वो सीधे अर्बन एरियाज तक उनका असर पहुंचे इस तरीके के थे कि मतलब सीधा अनाज जो है फेंक दो, मतलब जिससे क्या होगा, जिससे कि और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएंगे। वो बिल्कुल अगेंस्ट में थे कि अगर जो आप प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जो इंटरफेयर करके प्राइस स्टेबलाइज करने की कोशिश क्यों कर रही है, कंप्लीटली अगेंस्ट में थे। मतलब क्या था, शेतकरी संगठन जो है काफ़ी वोकल रही है मार्केट को एक्सेस लेने के लिए। जो शरद जोशी है वो कन्विंस थे कि रूट कॉज जो है फार्मर प्रॉब्लम का वो है लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट। तो यहाँ पर ये जो फार्म लॉ लाए गए हैं इसकी वजह से मार्केट जो है वो इंक्रीज किया गया है, इसीलिए ये सपोर्ट जो है वो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, है ना, प्राइस रियलाइजेशन जो है फार्म प्रोड्यूस का वो यहाँ पर होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि आप यहाँ पर फार्मर्स कंज्यूमर्स को चीप प्राइजेस मिले, हाँ वो इंश्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगठन जो है फार्म लॉ को सपोर्ट कर रही है और डिमांड कर रही है, फार्म लॉ को सपोर्ट तो कर रही है लेकिन डिमांड भी ये कर रही है कि एक्सपोर्ट जो ओनियन का वो यहाँ पर बैन जो लगाया गया उसको रिमूव कर दिया जाए। नहीं तो यहाँ पर उन्होंने धमकियाँ भी दी है, ठीक है, ये हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे संगठन के जो लोग हैं उन्होंने, मतलब समझ लीजिए कि जो शिवसेना है उनके टिकट पर काफ़ी बार इलेक्शन जो है वो जीता है, राज्यसभा में गए हैं, है ना, इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। तो इस संगठन के बारे में खासकर जो शरद जोशी जी है उनके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर चिल्ड्रन वेट, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर हम नाइजर यमन छोड़ते हैं, इंडिया का हाईएस्ट प्रपोर्शन है अंडर वेट चिल्ड्रन में। अब अंडर वेट क्या होता है, स्टंटिंग क्या होती है ना, वेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने कई बार डिस्कस की हुई है। फुल 36% अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग प्रपोर्शन जो है मच लोअर है इन अदर साउथ एशियन कंट्रीज, जहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर हम फोकस करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग पर, इंस्टेड ऑफ लो वेट फॉर एज, इंडिया रैंक जो है वो इंप्रूव हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे अभी भी वैसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी हो गई है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छी हमारी नहीं हुई है। अब मतलब अगर आपको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो गलत रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है रियरली यहाँ पर इंडिया की जो प्रॉक्सिल जो डेमोक्रेसी है उसको डिस्कस करते हैं। प्रपोर्शन जो है अंडर नरिश चिल्ड्रन का 10 स्टेट्स में कंबाइन अगर हम करते हैं तो काफ़ी समझ लो आप अच्छे फिगर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारे फिगर्स जो हमने कल के लेक्चर में भी देखे थे। अब देखिए बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि मिड डे मील जो है स्कूल में, आंगनवाड़ीज में डिसकंटिन्यू कर दिए गए लॉकडाउन के बाद से, है ना। बहुत सारे राज्य जो है उनमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैश का, वो यहाँ पर कुक्ड मिल्स का, ये सारे इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, इनएडिक्वेट तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। बच्चे जो है काफ़ी सफ़र हुए हैं क्योंकि जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें भी यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिली है। इम्यूनाइजेशन अगर आप देखोगे लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं, है ना। आंगनवाड़ीज अगर आप देखोगे तो क्लोज हो गए हैं नियरली ईयर मोस्ट ऑफ द कंट्री में। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है मिड डे मील जिसका जो बजट एलोकेशन है वो कम किया गया था, हालांकि बाद में इंक्रीज़ किया गया, लेकिन इसको अभी हमारा जो बजट आने वाला है इसमें मिड डे मील जो है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जो आंगनवाड़ी सिस्टम है उसको यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसको यहाँ पर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तब जाकर हम यहाँ पर चाइल्ड नरिशमेंट जो है, चाइल्ड न्यूट्रिशन जो उसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे एडिटोरियल्स हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कैसे हम न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं। खासकर उसमें जो फीमेल एजुकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जहाँ पर फीमेल एजुकेशन होता है वहाँ पर अपने आप जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं PIB AIR, उसके लिए कौन बनेगा आया सीरीज जो एक्सक्लूसिवली MM Academy ऐप पर आती है वो आप देख सकते हो, लेकिन PDF जो है वो आपको टेलीग्राम से ज़रूर मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप, टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।